हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संगम, आशीष, आराध्या, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, 4 दिन बाद मिल रहे हैं। आयुष, विपोन, विकास, सारे चैंपियंस को स्तुति, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ऑडियो सही है तो वीडियो भी सही होगा। और बता दीजिए कैसी रही होली सबकी, कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया, क्या किया होगा, रंगी खेला होगा। क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाउ वॉज योर होली? अब तो होली बीत गया है, अब चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सारा फेस्टिवल्स मोर और लेस सारा फेस्टिवल्स खत्म ही हो गया, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पे। आज हम लोग जीरण शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। एसएससी के तो एसएससी का कट ऑफ तो बहुत हाई चला गया है, ये तो पता ही है। होली वॉज ग्रेट। गुड मॉर्निंग ऑल। ओके है, सब अच्छे से मना लिया है होली अंकित ने। चलो स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। ओके तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जीरन किया था। एसएससी का कट ऑफ, हाँ एसएससी में स्कैम तो हुआ ही है। जीरन हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरंड होता क्या है, ठीक है। जीरंड का यूज कब करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं, ये सब तो पढ़ लिया है ना लास्ट क्लास। जब मैं थर्सडे को आपका क्लास ले रही थी उस समय आपको बड़ा बताया था। डार्क हॉर्स नाउन है। हाँ बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया है इस बार, डिग्री से बहुत क्वेश्चन आया है। अच्छा, आपकी क्लास ऑफ रहता है तो मन नहीं लगता, कितना सारा चीज पढ़ने के लिए है। आप मेरी क्लास ऑफ थी तो आप तो कितना अच्छा से वोकैब को रिवाइज कर सकते थे, आपके पास टाइम था। अच्छा, मैंने वर्ब का आपको एक सेकंड शीट दिया था, उसको बना लिया है सबने? सेकंड शीट एक वर्ब का दिया था, बन गया है? एक बार बताइए, सेकंड शीट बना लिया है? वर्ब का अभी आपको एक शीट मिला था, ठीक है। फिर मैंने वर्ब का सेकंड वाला शीट दिया था जिसमें आंसर भी है, और किसी आंसर में दिक्कत होगी कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। वीडियो सोल्यूशन ऐसा नहीं होता है ना कि जब भी टीचर शीट देते हो तो शीट के सारे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। पहली बार में अगर आपका 50% भी बन गया बहुत ज्यादा है, और जिसका आंसर मतलब जिसमें कंफ्यूजन है उसमें वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए। सिर्फ 1 का बी लिखने से पता नहीं होगा ना, अगर 1 का बी होगा तो क्यों होगा, ये वीडियो सोल्यूशन में है। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस हाँ, पूरा क्वेश्चंस नहीं बनता है भाई, पहली बार में पूरा क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो क्लास में पूछ लीजिएगा। सब जगह स्पैम बोल रही हूँ, सब जगह स्कैम हुआ है, सब जगह एसएससी में भी हुआ है। लेकिन अब देखो, इतना बड़ा टीचर सबसे ज्यादा दुविधा में ना टीचर है, सबसे ज्यादा टीचर दुविधा में है। वो बोलते हैं फिर भी खराब, नहीं बोल रहे हैं वो फिर भी खराब। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका सिलेक्शन हो गया है, मैम हाँ रिजल्ट रिवाइज, मैंने अपने दोस्तों और पेरेंट्स को बोल दिया है कहीं रिजल्ट रिवाइज होगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिलेक्शन से आउट हो जाऊंगा। क्या क्या मैसेज लिख लिख के भेज रहे। आज बना लूंगा, आज बनाओगे? मैंने आपको 4 दिन की छुट्टी थी आपकी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आज बनाऊंगा।
सब जगह हुआ है, सब जगह हुआ है। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे एक चेयर रखा है, ठीक है? यहाँ पे एक चेयर रखा है, तो इस चेयर को उठा के वहां रखना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पूरा हल्ला हंगामा के साथ चेयर को वहां रखेंगे, बोलेंगे अरे मैंने तो वो चेयर को वहां रख दिया, उस चेयर को वहां से वहां तक रखने में ना 5 वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर लिया। मेरी शुरू से ही, जो मेरे साथ रहते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी शुरू से ही हैबिट है ना हल्ला नहीं करने का। अगर मेरे को कुछ काम दिया गया है ना तो उसको चुपचाप कर देना है, हल्ला नहीं करना है, बस करके दिखा देना है कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था, आराम से किया जा सकता है, इसके लिए हल्ला नहीं करना। इसीलिए ना मैं बहुत ज्यादा हल्ला नहीं करती हूँ। मैम आप स्कैम से रिलेटेड वीडियो बनाइए, स्कैम से रिलेटेड वीडियो बनाइए, अरे मैं ड्यूटी पूरा नहीं करना है ना। क्या होता है कि बच्चों को खुश करने के लिए ना, जब टीचर आ जाते हैं स्कैम से रिलेटेड बात करते हैं, देखो ये होना चाहिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ आपका, ये होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो सब होना चाहिए। सब टीचर ने तो बनाया ही है, ये होना चाहिए, और वीडियो बना के साइड हो गए, फिर आराम से है, चलो बच्चे खुश हो गए, ये टीचर हमारे साथ है, ठीक है, ये टीचर हमारे साथ है, हमारे फेवर में बोल रहा है, ये ड्यूटी खत्म। उसके बाद फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मुझे ये सब, मुझे लगा कि बाकी सारे टीचर्स ने तो बना ही दिया, मुझे एग्जैक्टली देखना है ना कि इस पे किया क्या जा सकता है, वीडियो बना के उसीलिए। लेकिन मुझे मजबूरी में ना घर से, उस दिन घर से क्या था, सैटरडे, होली के नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि होली में ऑफिस बंद था, ऑफिस तो आई नहीं थी मैं, तो घर से एक छोटा सा वीडियो बना दिया था। ओके, तो हल्ला हंगामा नहीं करना। मेरी लगातार ना टीचर से बात हो रही है। ओके, अभिनय सर इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि सर एग्जैक्टली मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जा सकता है। लगातार बात हो रही है, और मेरी क्या बात हो रही है सब मैं यूट्यूब पे आके थोड़ी बताऊंगी। ओके, हमें हमें वर्क करना है ना, क्या किया जा सकता है। लगातार उनसे बात हो रही है, क्या किया जा सकता है, या मतलब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ वगैरह तो नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना, और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप कोर्ट केस के लिए जाते हो ना, जब आप कोर्ट केस के लिए जाते हो, तो आपको कोर्ट में कुछ नहीं चाहिए, एविडेंस चाहिए। बच्चे तो अभी मुंह से बोल ही रहे हैं, और बच्चे गलत नहीं बोल रहे हैं। 299 का सिलेक्शन हो गया है, 322 नंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ, घोटाला स्कैम तो हुआ है, बट हमें तो एविडेंस इकट्ठा करना होगा ना कोर्ट के सामने। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइनल स्कोर का वेट करना होगा। जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा ना, उसमें क्या आता है, ठीक है। सोल्यूशन पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं टीचर्स, ठीक है। बाकी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तो बात उनसे हो रही कि आखिर किया क्या जा सकता है। सबको पता है ये हुआ है और ये होना चाहिए, तो सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्कोर कार्ड ना आए और सही से कुछ पता ना चले कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मतलब किसको क्या आधार पे लिया है। ओके, तो स्टूडेंट से बस इतना ही बोला जा सकता है ना कि आप एसएससी पे प्रेशर, स्टूडेंट्स अपने एसएससी पे प्रेशर डाल सकते हैं, मेल डाल सकते हैं कि हमारा स्कोर कार्ड जल्दी से जल्दी रिलीज करिए, उसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक है। क्योंकि ये सब कोर्ट वगैरह का जो केस ना इतना इजी नहीं होता है जितना देखने में है ना। केस कर देंगे, यूट्यूब पे आके बता देना हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे, ये सब होता नहीं है। कोर्ट का केस ना सब चीज ध्यान में रख के केस पे मूव किया जा सकता है एविडेंस के साथ। और ये जो लॉयर वगैरह हायर किया जाता है ना, इनको पैसे देने होते हैं, ठीक है, भर भर के एक एक हियरिंग के, एक एक अगर मतलब अगर मैं देख लूं, एक एक हियरिंग से 8 से 10 लाख ये रुपए लेते हैं। तो पिछले बार भी ना हम लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था लॉयर को पैसे देने के लिए, जो प्री में, ठीक है। वैसे ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है ना, सोल्यूशन पे जाना है। सोल्यूशन के लिए लॉयर वगैरह हायर करना है, टीचर्स को मिल के पैसों से, क्योंकि इनको पैसे नहीं दोगे ना तो फिर एक स्टेप भी, एक दिन भी आपके लिए काम करने वाले नहीं। और इनको वादा भी नहीं करना है। पिछले बार ग्रुप एक बना था, उसमें मैसेजेस आते थे कि भाई जल्द से जल्द टीचर्स, और उस ग्रुप में ना जितने टीचर्स आपको दिखते हैं उतने थे भी नहीं। इस ग्रुप में 5-7 टीचर्स होंगे, 7-8 टीचर्स होंगे, जिसमें से पैसों से हेल्प कम ही ने किया। तो ये एक दिन भी, कल वो के हियरिंग में नहीं जाएंगे जब तक आज रात तक पैसे नहीं आ जाएंगे। तो ये सब पे वर्क करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट। यूट्यूब पे वीडियो बना के थोड़ी बच्चों का सिंपैथी ले लेना है, ठीक है। सोल्यूशन पे वर्क करना है कि क्या किया जा सकता है। और केस
किया करना है कि नहीं करना है, क्योंकि केस करने के लिए ना आपके पास एडिक्वेट एविडेंस, पर्याप्त मतलब सब डेटा वगैरह इकट्ठा करना होता है। तो देखो अभी क्या है, पहले तो स्कोर कार्ड का वेट किया जा रहा है, मेरी बात हो रही है, अब मैं ये सब आके थोड़ी यूट्यूब पे बताऊंगी, लेकिन मुझे मजबूरी में, उनको लग रहा है ना मैम कुछ नहीं कर रही है, कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। किसको मतलब किसको नहीं बुरा लगेगा कि मेरे एक स्टूडेंट 322 लाया, उसका हो गया, उसका नहीं हुआ, और 299 वाले का हो गया। ओके, तो स्कैम है, स्कैम हुआ है, स्कैम, ये तो सबको पता है कि स्कैम हुआ है, लेकिन वो एविडेंस सामने आना चाहिए ना। जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तब डेटा के साथ, प्रूफ के साथ लॉयर के पास जाना होगा, और कोई अच्छा ही लॉयर करना होगा जो लगे कि केस जिता दे। ओके, पिछले बार भी बहुत सारा उसका, एक एक बार में उसका 15-15 लाख डिमांड आता था, फिर सब टीचर्स कंट्रीब्यूट करके देते थे। कोई एक टीचर अपने पास से कैसे देगा, इतना ज्यादा खर्च है, तो सब टीचर्स कंट्रीब्यूट कर करके देते, तब केस एक बार प्री वाला याद है ना, बहुत सारे बच्चे फिर गए थे, तो ये सब होता। तो ये सब यूट्यूब पे आके नहीं बोलना है ना। ओके, तो होगा कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि एसएससी का तो आप जानते हो, कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले जो 2025 वाले बच्चे हैं, मतलब उसके लिए भी, उनके लिए फायदा हो जाए, आगे से ऐसा ना हो। अब देखना है कि इस बार क्या होता है। मैं तो लॉयर नहीं हूं, और क्या कैसे क्या हो सकता बता नहीं सकती, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हो रहा है, अब अननेसेसरी हम लोग बेकार का अपना टाइम वेस्ट कर लिए, लेकिन ये बात को आप ही लोगों ने उठाया, एसएससी स्कैम, स्कैम नो डाउट बहुत बड़ा मुद्दा है, बट क्लास के बीच में नहीं बात करना है, बाद में बात करें, चाय पे चर्चा होगी इसके। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए ना। अभी तक मैंने कितना जीरण पढ़ा दिया। अल्टीमेटली जितना भी हो रहा है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, टीचर्स आपके साथ है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ओके, सेल्फ पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये तो आपको करना ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास, बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा जीरेंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कौन सा मेन वर्ब है। अब जीरेंड से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, एग्जाम में एरर्स कैसे आते हैं, वो करेंगे हम। जीरेंड को वर्बल नाउन भी बोलते हैं। क्यों जीरेंड को वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, जब वर्ब नाउन का काम करने लगे, उसको जीरेंड बोलते हैं। और नाउन का काम करने के लिए उस आईएनजी को या तो सब्जेक्ट बनना होगा, ऑब्जेक्ट, ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, अभी फिर से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जीरेंड से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अब लिखना शुरू करिएगा। और एक दो चीज और बता दिया कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आएगा जीरेंड आएगा, और जब भी पर्पस बताना हो, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस देना हो, वहां इन्फिनेटिव लगाना, जीरेंड मत लगाना। जीरेंड एक्टिविटी वगैरह के लिए यूज होता है, हॉबी वगैरह के लिए। अब सबसे पहला यूजेस ऑफ जीरेंड्स, ये लिखो, ठीक है। जीरेंड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, इसकी हिंदी बता रही हूँ। जीरेंड को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है प्रोहिबिशन में, जब भी किसी वार्निंग, निषेध, ठीक है, जब भी किसी वार्निंग एंड निषेध और वो सब बताना हो, वहां पर जीरेंड का यूज कर देते हैं। टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड नहीं होगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। देखो एक निषेध है ना, स्पिटिंग, थूकना मना है, या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है नो स्मोकिंग, तो यहाँ पे स्मोकिंग जीरेंड है। या मिल जाता है नो पार्किंग, लिखा हुआ मिलता है ना कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है, तो ये नो पार्किंग, ये क्या है, एक निषेध है, चेतावनी दी जा रही है। तो जीरेंड को सब्जेक्ट बना के हम शॉर्ट प्रोहिबिशन में यूज कर लेते हैं। अरे ऐसे ऐसे बगल में एक भैया 2 दिन पहले सुसाइड सोल्यूशन होता है, सुसाइड कर लेंगे तो फिर से एबीसीडी से स्टार्ट करना होगा। ये सब बातें नहीं करनी है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, खाना पीना अलाउड नहीं है। जैसे मेट्रो में ट्रेवल करोगे बोलते हैं खाना पीना अलाउड नहीं है, तो यहाँ ईटिंग क्या है, सब्जेक्ट है,
ठीक है, ड्रिंकिंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट। और आप बोलोगे मैम आईएनजी सब्जेक्ट कैसे हो गया? आईएनजी को हम एज अ जीरंड बना के सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और दिमाग में आएगा मैम ईटिंग और ड्रिंकिंग आर होना चाहिए, बट यहाँ खाना पीना को एज अ यूनिट माना है, एज अ सिंगल यूनिट। जो स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, पुराने वाले वीडियोस को वॉच करिए, रिकॉर्डेड देखिए, क्योंकि अब वर्ब खत्म ही होगा। कोशिश है इस वीक में वर्ब खत्म कर दिया जाए। ठीक है, सेकंड वाला भी मत लिखना, सेकंड वाले को मैं अच्छे से समझाऊंगी। अब बोलोगे मैम जीरंड का यूज कैसे होता है? जीरंड को हम एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, निषेध वगैरह में। सेकंड वाला मत लिखिएगा, ठीक है? सेकंड वाला तो बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड वाले को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। वैसे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो जीरेंड लेते हैं, जीरेंड मतलब नाउन, वर्ब का आईएनजी नाउन, बट सेकंड वाला एग्जाम का फेवरेट है। ये आपको बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, सब एग्जाम में मिले। इसको आप लिख लो, और जिसका बोलूंगी ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को रॉन्ग कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीओ का एक क्वेश्चन था जिसमें पैरेललिज्म से भी एरर आया था, अभी मैं आपको वो करवाती हूँ। पहले आप इसको लिखो। सेकेंड वाला अभी हम यूजेस ऑफ जीरेंड का कर रहे हैं, जीरेंड से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। पहला वाला हो गया, अब सेकेंड वाला पहले लिखो फिर समझाऊंगी। क्यों जीरेंड लेता है बता रही। हिंदी भी बताऊंगी, पहले आप इसको लिखिए। लिखो पहले आप। ये एग्जाम में कई बार आया है ये वाला। तब तक मैं एक सीपीयू का क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। लिख के डन बोलिएगा।
एक पैरेललिज्म का एरर आया था जिसको बच्चे गलत सोच रहे थे। ढूंढना होगा क्वेश्चन। हाँ, लिख लिया सबने? इसको लिख लिया ना? ओके। द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू। फ्रेज, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, जैसे इडियम और फ्रेजेस होता है। तो ये दो फ्रेज, आप बोलोगे मैम यही दोनों फ्रेज सिर्फ जीरण लेता है, नहीं, और भी फ्रेजेस है और भी वर्ड्स है जो अपने साथ जीरण लेता है। इसको मैंने अलग सा रूल बनवा के इसलिए लिखवा दिया ना, ताकि आप इसको याद रखो। ये एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है, एग्जाम का फेवरेट है, इसीलिए इसको मैंने अलग सा रूल बनवा के लिखवा दिया, नहीं तो सबके बीच में लिख देती तो आप भूल जाते। एक फ्रेज है, देखो, विथ अ व्यू टू, ये फ्रेज है। फ्रेज 1 2 3 4 वर्ड से बना है, तो शब्दों के समूह को, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, और हर फ्रेज का अपना मीनिंग होता है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ, के उद्देश्य से, ठीक है। जैसे आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग, आई कम हियर विद द पर्पस ऑफ टीचिंग, पर्पस के साथ ऑफ लगता है और विद अ व्यू के साथ टू लगता है, इसका मतलब होता है के उद्देश्य से। और एक होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक होता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब सिंपली होता है सामने देखो, बट लुकिंग फॉरवर्ड भी एक फ्रेज है, और ये भी अपने साथ जीरण लेता है, ठीक है, ये भी अपने साथ जीरण लेता है। अब दिमाग में आएगा कि मैम ये क्यों जीरण लेता है, ठीक है, ये जीरण क्यों लेता है। देखो, ये विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है। अब ये बताओ कि कौन सा फ्रेज है, इसके साथ टू लगा है ना, ये टू लगा है, और ये कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगेन इसके साथ भी टू लगा है, तो ये भी कौन सा फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद, या प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, उसके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, और उस नाउन, हाँ नाउन आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, ओके, वर्ब में आईएनजी लगाओगे तभी तो वो नाउन बनेगा, जीरण लेगा। तो कोई पूछे कि ये विद व्यू टू क्या होता है, विद टू व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, विद द पर्पस ऑफ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, एक्सपेक्ट करना, किसी सकारात्मक चीज, किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना, ठीक है। दोनों फ्रेज है और दोनों का मतलब बता दिया, लेकिन ये अपने साथ जीरण क्यों लेता है, ये अपने साथ जीरण इसलिए लेता है क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, और नाउन ही तो जीरण होता है ना। तो इनके बाद अगर असली नाउन आया है तो उसमें आईएनजी मत लगाना, लेकिन इनके बाद कोई वर्ब आया है ना, उसको नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना, ठीक है। अब आ जाओ सेंटेंस देखते हैं। देखना जरा सेंटेंस, क्योंकि आपने दिमाग में बैठाया हुआ है ना, आपने देखो, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा कि मैम टू के साथ, टू के साथ तो आपने बोला है वर्ब का V1 फॉर्म आता है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि टू के साथ आईएनजी भी आ सकता है। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म तब आता है जब वो टू और V1 मिलके इंफिनिटिव का काम कर रहा है, इंफिनिटिव। बट अगर ये टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ तो 2 + V1 इंफिनिटिव हो जाता है, बट अगर वाक्य में टू प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद तो हम आईएनजी लगा ही सकते हैं, क्योंकि कई बार टू के बाद आईएनजी आता है और बच्चे उसको गलत मान लेते हैं। बच्चे गलत मान लेते हैं कि मैम टू के साथ आईएनजी कहाँ से आ गया, टू के साथ तो V1 आता है, दोनों आता है, बट इन्फिनिटिव हो तो V1, बट अगर टू प्रेपोजिशन है तो उसके बाद आईएनजी आ सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और जब नाउन आईएनजी, मतलब जब नाउन आता है और जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो नाउन का काम कर सकता है जीरेंड के रूप में, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आ सकता है।
ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, पहला दोनों सेंटेंस सेम है, मैं बात तो दोनों में एक ही चीज बोल रही हूँ, आई कम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, और दूसरा सेंटेंस है मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ और मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। नो डाउट बोथ द सेंटेंसेस लिटरली दे कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, बट देखना ये तो सही है, ये इन्फिनिटिव है ना, टू के साथ V1, ठीक है, टू के साथ V1 आया है, ये सही है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ टू के बाद V1 क्यों नहीं आया? ठीक है, यहाँ टू के बाद V1 क्यों नहीं आया? यहाँ तो टू के बाद V1 आएगा क्योंकि इन्फिनिटिव होता है, लेकिन यहाँ भी तो V1 आना चाहिए ना, बट V1 क्यों नहीं आया? बिकॉज ये टू अलग से नहीं है। ये टू जो यहाँ पे तो टू अलग से था, उसके बाद V1 आया, लेकिन ये जो टू है ना अलग से नहीं है, ये विद व्यू टू का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ का टू अलग से नहीं है कि V1 लगा दोगे, यहाँ का टू विद व्यू टू का ही हिस्सा है। ओके, और विद व्यू टू पूरा, ये टू जो है पूरा मिला के है विद व्यू टू, और जो कि एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा देना, आईएनजी लगा देना। सेकंड वाले में टीचिंग हो, बात तो मैं दोनों जगह सेम बोल रही हूँ, दोनों का मतलब है उद्देश्य, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी होता है आशा करना, और यहाँ भी होप का मतलब है आशा करना, बट ये टू अलग से नहीं है, टू मीट, ये तो सही है, ये अलग से नहीं है, बट ये जो टू है ना, ये किसका हिस्सा है? लुकिंग फॉरवर्ड टू का, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। ओके, चलो पहला 4 सेंटेंस कॉपी करिए, 5वां वाला को मैं अच्छे से बताऊंगी। कॉपी 5वां वाला अभी कॉपी नहीं करिएगा, पहला 4 कॉपी करिए। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश कम समझ में आती है, मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, मेरे 95% स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले ही, हिंदी भी तो बता रही हूँ। विद व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। ओके ओके, पहला 4 हो गया। अब आ जाओ, आप बोलोगे कि मैम लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ तो आपने आईएनजी बताया है, कहीं पे मैंने लिखा ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मी या मीटिंग मी। यहाँ पे क्या है, वो मुझसे मिलने की आशा कर रहा है। अगर मैं ऐसा लिखती ही होप्स टू मीट मी, वो आशा कर रहा है मेरे से मिलने की, तो यहाँ पे टू मीट इन्फिनिटिव है, सही है। ठीक है, टू मीट इन्फिनिटिव है, सही है, बट यहाँ पे देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी होता है आशा करना, होप करना, बट यहाँ का टू अलग से है, किसी का होप का हिस्सा नहीं है, अलग से है टू के साथ V1। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो लुकिंग फॉरवर्ड, ये जो टू है ना, ये लुकिंग फॉरवर्ड का ही हिस्सा है, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब का V1 फॉर्म नाउन नहीं होता है, वर्ब का V4 ING फॉर्म को हम नाउन बना सकते हैं जीरेंड के रूप में। ठीक है, जीरेंड के रूप में। ठीक है, ओके। अब एक चीज और याद रखना है कि मैम जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा तो उसके बाद हमेशा ING आएगा। ING आ सकता है, अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें ING बनाओ, जीरेंड बना दो, बट अगर असली वाला नाउन आ रहा है, जैसे मैंने लिखा ही इज लुकिंग, मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स,
वो अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स की वेट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद एक नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आपने आईएनजी लगाया। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद कोई वर्ब आएगा ना, वर्ब का आईएनजी बना के नाउन करोगे ना, बट यहाँ तो ऑलरेडी असली वाला नाउन है, रिजल्टिंग नहीं करोगे, रिजल्ट असली वाला नाउन है, तो फिर से इसको नाउन क्यों बनाओगे? यहाँ तो ऑलरेडी असली वाला नाउन है, फिर से नाउन नहीं बनाना है। नाउन तो तब बनाना है ना जब कोई वर्ब आ गया उसमें आईएनजी लगा के, बट यहाँ तो असली वाला नाउन ऑलरेडी है, तो आईएनजी मत लगाना। और रिजल्ट्स की विशेषता बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव। ओके, अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट गुड रिजल्ट्स, वो अच्छे रिजल्ट्स की कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद असली वाला नाउन आ गया, और असली वाला नाउन है तो फिर आईएनजी क्यों लगाओगे? नकली वाला, नकली में आईएनजी लगे, जीरन बनाने के लिए आईएनजी लगाना, ये तो असली वाला है। बट यहाँ पे देखो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब का V1 फॉर्म है, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ, तो हमें नाउन चाहिए, और ये तो वर्ब है, इसको नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो। अगर पहले से असली नाउन आया है तो उसको आईएनजी मत करना, ठीक है। अगर पहले से नाउन लगा है तो उसको आईएनजी नहीं बनाना। हैविंग भी कर सकते हो, हैविंग गुड रिजल्ट्स। तो कंफ्यूज मत होना। ओके, देखो यहीं पे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो ये तो ठीक है, चलो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आईएनजी लगा देना। बट आई एम लुकिंग, मैं अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि लुकिंग फॉरवर्ड कुछ टू के साथ आईएनजी लगाना है। आईएनजी तो तब लगाना है ना जब वर्ब आ गया, वर्ब का आईएनजी करोगे। यहाँ तो पहले से नाउन है, इसका आईएनजी मत करना, सही है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, हम आशा कर रहे हैं कि हमें कोई सूचना मिले, जो फिशर, जो मछुआरा मिसिंग है ना, उसके बारे में कोई सूचना मिले। यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे आ गया लुकिंग फॉरवर्ड टू, और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो उसको आईएनजी बनाओ, जीरन बनाओ। बट पहले से उसको हम आईएनजी बना के नाउन और जीरन बनाते हैं, बट यहाँ पे मत बना। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के उद्देश्य से रोड्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया गया। तो देखो, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू विथ अ व्यू टू। अब तो विथ अ व्यू टू के साथ तो नाउन चाहिए, लेकिन अवॉइड तो वर्ब है, और वर्ब का V1 फॉर्म, और वर्ब का V1 फॉर्म कभी नाउन थोड़ी होता है। नाउन बनाने के लिए उसको जीरेंट करोगे ना, आईएनजी करोगे, विथ अ व्यू टू अवॉइडिंग। तो ये दिमाग से ना एक, हाँ, एक दिमाग से ये वाला हटाइए कि मैम टू के बाद तो हमेशा V1 होता है जब वो इन्फिनिटिव हो, लेकिन कभी कभी टू के साथ आईएनजी भी होता है। जब वो टू प्रेपोजिशन का काम कर रहा है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को जीरन बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा देना। अब एक स्टूडेंट ने, जब सीपीयू का रिजल्ट आया ना, एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम आपने तो बोला था कि नोइंग कोई वर्ड नहीं होता है। उसीलिए बोलते हैं ना, आधा अधूरा बात को सुनते हो या तो नोट्स को रिवाइज नहीं करते हो। चलो मेरे को बताओ, आप स्टूडेंट्स बताओगे क्या मैंने ऐसा बोला है कि नोइंग कोई वर्ड होता ही नहीं है? और ये वाला चीज ना, मैंने इसका एग्जाम्पल भी क्लास में दिया है। ओके, एग्जाम्पल भी क्लास में दिया और बताया ना कि अगर नोइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है तो नोइंग स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनता है, बट एज अ जीरेंड बनता है ना। ये मैंने आपके बैच में भी पढ़ा दिया, और बोला था कि फिर 10th चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगी, आपको याद होगा कि मैम आपने तो बोला था कि नोइंग वर्ड नहीं होता है। और मैंने यही वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि देखो, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना है, बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि नोइंग कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन ऐसा वाला एग्जाम्पल दिया था, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। चलो बताइए कमेंट बॉक्स में,
आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई ओपिनियन। सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया। और मैम आपने तो बोला था कि नोइंग वर्ड नहीं होता, मैंने बोला था नोइंग एज अ वर्ब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नोइंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। ध्यान से आप लोग सुनते नहीं हो। देखो, ही इज नोइंग द ट्रूथ, वो सच्चाई जान रहा है, ये ऑक्सिलरी है, और यहाँ नोइंग मेन वर्ब, और नोइंग एज अ मेन वर्ब स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होता है। ही नोज द ट्रूथ, बट यहाँ का नोइंग मेन वर्ब थोड़ी है। यहाँ का नोइंग मेन वर्ब थोड़ी है, ये वाला यहाँ का नोइंग प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, और जब आईएनजी फॉर्म में नाउन है तो वो जीरेंड है, तो एज अ जीरेंड नोइंग यूज हो सकता है, एज अ नाउन यूज हो सकता है, नॉट एज अ वर्ब। ये मैंने आपको बताया भी था, ये आप लोग और एकदम स्पेसिफिक करके बताया था कि देखो एग्जाम में नोइंग वर्ड आ गया ना, तो ये मत सोचना कि एरर है। एरर तब मानोगे जब नोइंग को एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाए, बट प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब थोड़ी आता है। यहाँ पे नोइंग एज अ जीरेंड है, एज अ नाउन, ठीक है। और एक मैंने ऐसा भी बताया था आपको, हाँ, एक ऐसा भी एग्जाम में एरर आया है, अभी हाल फिलहाल है, पिछले ही साल ऐसा आ गया था, आफ्टर नोइंग ट्रूथ आई गेव माई ओपिनियन। देखो यहाँ का नोइंग सही है, और यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, यहाँ पे द लगना चाहिए। ये किसी खास सच्चाई की बात कर रहे हैं ना, कोई खास मुद्दे की सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया, तो पिछले साल के एग्जाम में ना आर्टिकल का एरर दे दिया था, द हटा दिया था, बट वहां पे द लगना चाहिए। ओके, तो ये सब भूलना नहीं है, मैं जो बता रही हूँ ना, ऐसा तब यूज होता है, तब ऐसा यूज नहीं होता है। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, 10th चैप्टर पढ़ाऊंगी, जैसे हियरिंग, हियर सुनने के सेंस में है, तो उसका आईएनजी नहीं होगा। मैंने लिखा आई एम हियरिंग द म्यूजिक, इसको मैं उसमें पढ़ाऊंगी 10th चैप्टर में। आई एम हियरिंग द म्यूजिक, सुनने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, हियरिंग स्टेटिव वर्ब है, आई हियर द म्यूजिक, हियर होगा, आईएनजी नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने वो वाला हुआ ना, लिखा ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग अबाउट, अभी मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया, अभी जिसने नहीं नोट किया है मैं फिर से स्लाइड लेके आऊंगी। अबाउट द, मैं ये जो मछुआरा गायब है ना उसके बारे में मतलब वेट कर रही हूँ कि उसका कोई खबर मिले। आई एम हियरिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। और आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि हियरिंग गलत है, क्योंकि यहाँ का हियरिंग मेन वर्ब है, हियरिंग एज अ मेन वर्ब गलत है, बट यहाँ का हियरिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, इसके बाद जीरेंड आता है, नाउन आता है, तो यहाँ का हियरिंग जीरेंड है, वर्ब नहीं है, ये नाउन है, नकली नाउन है, तो एज अ नाउन यूज करोगे, एज अ नाउन नोइंग भी यूज करोगे, बट नॉट एज अ वर्ब, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, एक बार मुझे बता दो। और एक हियरिंग तो सुनवाई भी होता है, सुनवाई के सेंस में आईएनजी लगा दोगे, सुनने के सेंस में आईएनजी मत लगाना। द कोर्ट इज हियरिंग द केस, इसको मैं आपको 10th चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो हियरिंग मेन वर्ब है, बट यहाँ आपको आपने कैसे सही मान लेना, बिकॉज यहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं है, यहाँ कोर्ट के केस की सुनवाई कर रहा है, प्रोसीडिंग कर रहा है, तो वहां पे हो जाएगा। इसको हम लोग 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। क्लियर है ये, आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक बार डन बोल दीजिए। अब मैं इस बार के सीपीओ का एक क्वेश्चन उठा रही,
जहाँ पे बच्चों ने कंफ्यूजन में यही जो आधा अधूरा आप लोग सुनते हो ना और नोट्स रिवाइज नहीं करते हो, उसी का नतीजा है। पढ़ा तो सब देती हूँ मैं, नोट्स में मेरे नोट्स में एक भी कोई ऐसा चीज नहीं हो ना जो मैंने अपने नोट्स में शामिल नहीं किया है और जो एग्जाम में आ जाए। इसलिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है ग्रामर की। ग्रामर का कोई बुक नहीं खरीदोगे, 5 बुक के बराबर सारा नोट्स मैंने डाला हुआ है। तो 10 बुक को आपको आई एम हियर नहीं होगा ना, आईएनजी हटेगा तो एम भी तो हटेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया है इस बार के सीपीओ एग्जाम। फिर मैंने बच्चों को जब आंसर भेजा ना तब उनको याद आया, नहीं मैम हम आपने ये तो बताया ही था। ये सीपीओ में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये था यार, ये मैंने अभी आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर, ठीक है, ये वाला मान लो फर्स्ट वाला है, तोड़ तोड़ के सेंटेंस को दिया है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर ways of knowing, learning, एक ये है और दूसरा है, तीसरा है टू जेनरेट। ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, उसको तोड़ तोड़ के ऐसे सीधा ना लिख के एबीसीडी ना करके ऐसा ऐसा दे दिया, टू जेनरेट a distinct experience। ये मैं आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए ना क्वेश्चंस टीचर का भी देखना बहुत जरूरी है। ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। चलो बताओ एरर कहाँ पे। और चैलेंज के लिए इतने सारे क्वेश्चंस भेज देते हैं ना आप लोग। बच्चे ने बोला कि मैम इसमें गड़बड़ी है, ओके गड़बड़ी इसमें है, बट सीपीओ ने आंसर इसको दिया है कि मैम सीपीओ के की के अनुसार मैंने तो इसको टिक किया था बट मेरा गलत हो गया, सीपीओ ने इसको दिया है। क्या हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें सीपीओ का आंसर की के अनुसार सही है, सही है। अब वो क्या हो गया कि अरे नोइंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं, होता है, ये ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये नाउन कैसे हो गया? क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करता है तो उसको जीरेंड बोलते हैं। तो नोइंग एज अ मेन वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब नोइंग नहीं होता है, बट एज अ जीरेंड तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ जीरेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एरर दूसरा था। अभी मैं आपको पिछले क्लास मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब है समांतर। अब देखना, अब आप बोलोगे कि हाँ कि मैम ये नोइंग जीरेंड है, ठीक है, लर्निंग भी जीरेंड है। अगर ही इज लर्निंग होता ना, ही इज लर्निंग, वो लर्न कर रहा है, तो यहाँ का लर्निंग मेन वर्ब होता, ठीक है। बट यहाँ पे ये जीरेंड है, ये भी जीरेंड है, और एंड छोड़ दिया है ना मैंने, लर्निंग, हाँ एंड छोड़ दिया था, यहाँ पे एंड लगा हुआ था, ठीक है, थर्ड में एंड है, टू जनरेट, ये जीरेंड है, ये जीरेंड है, तो इसको भी तो जीरेंड ही रखना है, जेनरेटिंग। तो सीपीओ का आंसर सही है, ये पैरेललिज्म वाला रूल है। पैरेललिज्म वाला, जो सब कुछ पैरेललिज्म मेंटेन करना, सबको जीरेंड। और फिर उन्होंने तो एरर ये करके आ गए थे कि मैम नोइंग तो कोई वर्ड होता नहीं है, अरे जीरेंड होता है, ये जीरेंड, ये जीरेंड, तो ये भी जीरेंड, ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ये इन्फिनिटिव है तो इसको भी इन्फिनिटिव कर देते हैं, वेज टू नो, टू नो, फिर है टू लर्न, ओके, और ये तो इन्फिनिटिव है ही, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है, ओके, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर, किसी भी, जब हमें अपनी दुनिया को जानना होता है ना, अगल बगल क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमें अगल बगल क्या हो रहा है वो जानना है, हमें सीखना है, और एक्सपीरियंस, हमारे वर्ल्ड से जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है वो लेना है। तो यहाँ पर एक जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है,
ठीक है, एक जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, और एक्टिविटीज के लिए, हॉबीज के लिए हम जीरेंड का यूज करते हैं, तो ये तो जीरेंड है ही, इसको कर देना। ओके, टू हटा देना। और वैसे भी याद रखना है ना, प्रेपोजिशन आ गया, जब भी वाक्य में प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते ही नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड, जीरेंड, इसको भी जीरेंड। ठीक है, बताओ क्लियर है? अब कंफ्यूज मत होना, इसको डिटेल में मैंने बता दिया है। और मेरे को एक चीज और बताना था, ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अब लिखो आप, एक चीज और बताना था। काफी सारे टीचर्स ने इसको गलत बताया, बट मेरे अनुसार आंसर करेक्ट था, और उसका आंसर सीजीएल बदलेगा भी नहीं, मतलब सीपीयू। एक बार ना होली की छुट्टी हो गई थी ना, मैं सब देख नहीं पाई, ऑफिस बंद हो गया। एक और क्वेश्चन मेरे को करवाना था जो वर्ब से रिलेटेड था। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा अपना पेज पलटिए। ये क्वेश्चन आ गया था, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आने की मतलब आ ही गया है, पहली बार आया है। काफी सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे बताया है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये होगा, लेकिन मेरे अनुसार सीपीओ का आंसर सही है, और मुझे नहीं लगता है कि सीपीओ चेंज करने वाला है। ठीक है, देखो, एक ये क्वेश्चन आया था, आपने जहां पे शुड लिखा है ना, कहीं पे भी लिख लो शुड वाले जगह पे। मैंने आपको बताया था ना कि शुड क्या बताता है, एडवाइस के लिए, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है, सजेशन के लिए। इसीलिए मैं आपको नोट्स हैंड रिटन नहीं देती हूँ, हाथ से नोट्स लिखा हुआ में ना अपने से कुछ कुछ ऐड भी कर सकते हो। ओके, अपने से और फिर मैंने बताया था कंडीशन बताने के लिए, इफ का सेंस आता, शुड ही कम आई विल गो, ऐसा कुछ बताया था ना, शुड ही कम, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ शुड किसका सेंस दे रहा है, अगर का सेंस। कभी कभी शुड इफ का सेंस भी देता है। ठीक है, और एक मैंने आपको ये भी बताया था, ही शुड डू द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए, तो काम को करना उसकी ड्यूटी। इतना तो मैंने आपको बताया था। ओके, मेन चीज जो शुड बताता। अब आप वहां पे एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो जो इस बार के एग्जाम में आया है, इसको हटा रही हूँ, हाँ, फिर से नहीं लिखना है, समझाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, इफ द, आपका थोड़ा टाइम ले रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। इफ द वेदर फोरकास्ट, ये वाला इस बार का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था। इफ द वेदर फोरकास्ट प्रूव्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे आके इसका आंसर गलत बताया। ओके, और मुझे स्टूडेंट्स ही बताते हैं, हम लोग हर टीचर का हम लोग वीडियो नहीं देखते हैं ना, आप ही लोग बोलते हैं कि मैम ये सर या ये मैम ने ये बताया था, आप ये बता रहे हो। मैंने बोला मैं अपना आंसर चेंज नहीं करूंगी, ये करेक्ट होगा। उसके बाद बता रहे थे कि मैम जिन सर ने इसका आंसर गलत बताया था ना, फिर उन्होंने उस वीडियो में से उस पार्ट को डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि क्या बताया, एक बार भेजना। हाँ, जिसने भी बताया है कि ये आंसर गलत है तो एक बार भेजना मुझे वो वीडियो कि क्या गलत है। तो बच्चा ढूंढने गया ना, तो वो वीडियो का इतना पार्ट वहां से डिलीट कर दिया गया। टीचर को भी कंफ्यूजन था। ठीक है, तो उनको भी लगा है शायद मैंने गलत आंसर बता दिया है, बट सीपीयू मुझे नहीं लगता है बदलेगा। एक बार आंसर की रिवाइज होके आएगा, देख ही लेना। इफ द वेदर फोरकास्ट प्रूव्स एक्यूरेट, अगर भविष्यवाणी एक्यूरेट होता है, या मॉडल वर्ब का एरर था, वी डैश हेवी स्नोफॉल, ये क्वेश्चन आया था। अगर वेदर की भविष्यवाणी है, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी की जा रही है, अगर वो एक्यूरेट होता है तो इस एरिया में भारी बर्फबारी होने वाली है इन द रीजन, ये आया था। ठीक है, और कंफ्यूज करने वाला था, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते ना तो कर सकते थे। एक ऑप्शन में था मस्ट हैव, ठीक है, और एक ऑप्शन में था शुड हैव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में था नीड टू हैव, और फोर्थ ऑप्शन में था
आर हैविंग। ओके, लिख लीजिएगा इसको शुड वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इतना जल्दी टिक करने वाला नहीं था, परेशान करने वाला था। सीपीयू ने आंसर ये दिया है, लेकिन कई टीचर ने इसको बता दिया आंसर, और मेरे अनुसार, मैं तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं नहीं, लेकिन मेरे अनुसार सीपीयू ने आंसर सही दिया है। एक बार आप देख भी सकते हो, बाद में आंसर की रिवाइज होके आएगा ना, तो फिर हम लोग और भी क्लियर हो जाएंगे कभी कभी। हाँ देखो देखो, बता रही हूँ, सीपीयू ने आंसर सही दिया। तो अब बोलोगे ना कि मैम अगर भविष्यवाणी सही होती है ना, तो इस एरिया में हैवी बर्फबारी हो सकती है। ठीक है, तो मस्ट हैव, अब बोलोगे मैम मस्ट भी तो ड्यूटी के लिए होता है, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया ना, मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है। शुड में मतलब ऐसा होना चाहिए, और मस्ट हैव में मतलब होना ही चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस वगैरह का सेंस है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वगैरह का सेंस है, तो मस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो अब बोलोगे मैं मस्ट भी तो लगा सकते थे कि बर्फबारी तो होनी ही चाहिए। अगर हम मस्ट लगा सकते हैं ना, तो हम नीड भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको नीड भी पढ़ाया था, नीड नॉट। डेयर तो हम दुस्साहस के लिए यूज करते हैं, नीड भी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए होता है, जरूरत है और आपको करना ही है। नीड वाला किया था ना लास्ट में, 2 मॉडल। डेयर तो दुस्साहस के सेंस में, नीड यू नीड टू ड्राइव स्लो, आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ठीक है, जहां भी हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी का सेंस है, तो अगर हम मस्ट लगा सकते हैं तो नीड भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई नहीं। अब बोलो कि वी आर हैविंग। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मैम वी, कभी कभी जो, जब मैं आपको, अभी मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर बताता है। ठीक है, जैसे वी आर, जैसे ही इज लीविंग फॉर गोवा टुनाइट, आज की रात गोवा के लिए रवाना होने वाला है, तो इमीडिएट फ्यूचर बता रहा है। तो ये क्यों नहीं होगा? ऐसा तब होता है ना, हम कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब लगाते हैं जब कोई फिक्स टाइम टेबल हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर का अगले महीना, अगले मंथ वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये एज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल है, तब हम ये लगा सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, आंसर शुड हैव होता है। अब जहां पर आप शुड लिखे हो ना, वहां पर एक ये भी डाल लो, शुड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी बताता है, ये वाला भी ऐड कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बताता है। तो शुड का यूज एडवाइस और सजेशन में तो होता ही है, कंडीशन भी बताता है, और कई बार शुड प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी का भी सेंस देता है। अगर भविष्यवाणी सही निकली तो पॉसिबिलिटी है कि भारी बर्फबारी होगी, संभावना है कि, और अब फिर बोलोगे कि मैम आपने मई में भी तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताया था। ठीक है, इट मे रेन, बारिश की संभावना है, मई में पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और माइट में थोड़ा कम है। तो आप बोलोगे कि मई में भी तो आपने स्ट्रॉन्ग बताया, तो मई भी हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और शुड का भी कर सकते हैं। एडवाइस, सजेशन, कंडीशन बताने के अलावा पॉसिबिलिटी का सेंस भी यहाँ पे शुड बता। ठीक है, तो लिख लीजिए। हाँ, वी आर हैविंग नहीं हो, बर्फबारी होना कोई फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा नहीं है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, प्राइम मिनिस्टर का मुंबई जाना, जो काम इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है, टाइम फिक्स्ड। ठीक है, तो ये मुझे लगा ना कि आप लोगों को करवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत करना, क्योंकि दिमाग में आएगा अरे हमने तो शुड कंडीशन और एडवाइस के लिए पढ़ा है, बट शुड को हम स्ट्रॉन्ग मे की तरह, शुड को हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तरह भी यूज कर लें। ओके, और भी कुछ कुछ मैं आज आराम से बैठ के देखूंगी, कुछ कुछ वर्ब का क्वेश्चन मुझे और भी दिखे यहाँ पे। देखो, वर्ब का एक पैरेललिज्म वाला क्वेश्चन आया है सीपीओ में, वर्ब से रिलेटेड एक मॉडल वर्ब वाला आ गया, मॉडल वर्ब वाला क्वेश्चन भी आ गया है, तो वर्ब उसी लिए इतना टाइम लेता है। ठीक है, तो चलो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जो फ्रेज है विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, अपने साथ जीरेंड क्यों लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो।
अगर असली वाला नाउन है तो आईएनजी मत लगाना। एक ये हो गया। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है ना, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, सबके साथ V1 आता है। अब थर्ड रूल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड रूल सेकंड रूल से भी एक और स्टार लगाना होगा। थर्ड रूल करवाने के पहले ना आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना होगा। कहाँ चलिए, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव आता है। अब आ जाओ, थर्ड वाला जो रूल है, आपने उसमें 3 वेरी डाला है ना, विद व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ 3 वेरी डाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 डालना है ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप लिखो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। nouns, pronouns, coming before gerund are in possessive case। अब दिमाग में आएगा मैम ये सब क्या लिख रहे हो, पोजेसिव वगैरह क्या है, सब समझाऊंगी। और यहीं पे एक और चीज लिखो, मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही बता दिया था कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि ये वाला रूल में अब ये यूज होगा। और मैंने बताया था कि जहां ना का सेंस आए, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, धूम्रपान करना निषेध है, जहां ना का सेंस आए वहां का आईएनजी जीरेंड है। और जहां हुए का सेंस आए, मैंने उसको भागते हुए देखा, सोते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, हुए का सेंस आए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये चीज तो याद होगा। तो आपको पता करना है कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है। अगर 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 जीरेंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो उसका केस पोजेसिव होता है। अभी मैं पोजेसिव समझाऊंगी, लेकिन यही नाउन या प्रोनाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आता है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस कमिंग बिफोर, क्योंकि जीरेंड भी आईएनजी फॉर्म में होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है। पास्ट पार्टिसिपल तो आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। तो आपको पता करना होगा ना कहाँ का आईएनजी जीरेंड है। जहां का आईएनजी जीरेंड है उसके पहले पोजेसिव लगाना, और जहां का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो मैम ये तो जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है, उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाना। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव क्या है। वैसे तो मैं इसको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी, नाउन प्रोनाउन में, बड़ा अभी बता देती हूँ। पहले आप इसको लिखिए और एकदम बोर्ड पे ध्यान देना है। अभी हम एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं, अब ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है इस
लिख लिए हैं? ओके अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम एग्जैक्टली ये पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो इसको पहले मैं बता दूं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, ठीक है। सिंपली याद रखो, सब्जेक्टिव एक होता है सब्जेक्टिव केस, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए बस ऊपर ऊपर बता दे रही हूँ। और ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, इसी का दूसरा नाम नॉमिनेटिव भी होता है। तो कई टीचर इसको सब्जेक्टिव केस के नाम से बोलते हैं, कई नॉमिनेटिव बोलते हैं, और दोनों सेम है। बस याद रखना, जो भी नाउन प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है उसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक जो भी नाउन प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव। और एक होता है पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव, पोजेशन बताना मतलब किसी चीज से मालिकाना अधिकार बताना। और पोजेसिव केस में मैं दो चीज लिख रही हूँ, ओके। पोजेसिव केस को दो भाग में बांट रही हूँ, क्योंकि ये जो पोजेसिव केस होता है ये नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव का भी होता है। एक होता है पोजेसिव एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे ना। बस याद रखो, जो भी प्रोनाउन के रूप में यूज हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो। देखो मैंने लिखा ही हेल्प्ड, अभी लिखना मत, अब ही टोल्ड मी, और फिर मैंने लिखा आई टोल्ड हिम, अभी लिखना नहीं, ओके। बस समझाना है, अभी मैं लिखूंगी। अब देखो यहाँ का ही जो है ये सब्जेक्ट, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, ही ने किससे कहा, मी से, तो मी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कर्ता ने कोई क्रिया किया, प्रभाव जाके कर्म टोल पे पड़ा, ठीक है, मी पे पड़ा। और यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ का जो ही है प्रोनाउन, ठीक है, ही प्रोनाउन है, और यहाँ का जो ही है ना सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ही कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव। और ही का ही, और यहाँ पे आई भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो आई भी सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो वो सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ देखो आई का मतलब होता है मैं, और मी मतलब मुझे, ही मतलब वह, और ये उसे। तो आई सब्जेक्ट है और आई का ही ऑब्जेक्ट बनता है मी, ठीक है, मैं और मुझे। उसी तरह ही सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की तरह, और उसी का बनता है हिम, वह उसे। तो ही जो है वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो ही सब्जेक्टिव है। आई सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, आई सब्जेक्ट है, और ही का ही ऑब्जेक्ट हिम बनता है, और आई का मी बनता है, मी, ठीक है। और रुको एक और, अब मैंने लिखा आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा, फिर आपने मुझे कहा, यू टोल्ड मी। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, देख रहे हो। यहाँ का यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आई है, लेकिन यहाँ का यू सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तुम और तुम्हें, तो यू का सेम, यू का यू ही बनता। उसी तरह शी का, शी टोल्ड, आई टोल्ड हर बन जाता है, ठीक है। दे का देम बन जाता है, वे और उन्हें, ठीक है, दे का देम बन जाता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और नाउन का भी बनता है, नाउन का तो सेम होता है। जैसे लिखा मैंने आई टोल्ड राम, चलो आई और ही ये सब तो प्रोनाउन है। और फिर मैंने लिखा राम टोल्ड मी, आई का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, बट यहाँ राम ऑब्जेक्ट है और यहाँ राम सब्जेक्ट। तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, बस आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है, ठीक है, कि कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन का तो थोड़ा बहुत अलग है ना, ही सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया ठीक है, दे वे उन्हें, वह उसे, तुम तुम्हें, मैं मुझे।
ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। अब पोजेसिव दो बनता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस बता देती हूँ। जैसे जैसे आई का माई भी बनता है और आई का माइन भी बनता है, और दोनों पोजेशन बता रहे हैं। उसी तरह यू का योर भी बनता है, यू का योर्स भी बनता है, दे का देर भी बनता है और देर्स भी बनता है। उसी तरह हर का शी का हर भी बनता है, हर्स भी बनता है। तो और दोनों पोजेसिव है, दोनों पोजेसिव है। तो आप बोलोगे कि मैम दोनों तो पोजेसिव है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, वी का अस बनता है, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, देखो वी है ना, हम वी का अस बनता है, और इसी का पोजेसिव आप आर भी लगा सकते हो, आर्स। अब आप बोलोगे मैम दोनों तो पोजेशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार बता रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने ऐसा लिखा ना, दिस इज माई फुल स्टॉप, और लिख दिया दिस इज योर, ये सेंटेंस कुछ अटपटा लग रहा है ना। दिस इज माई, ये मेरा, ये तुम्हारा, तो कुछ अटपटा लग रहा है। मतलब बताओ कि क्या क्या मेरा क्या तुम्हारा। तो ये सब के बाद एक नाउन की जरूरत है। दिस इज माई बुक, दिस इज योर टीचर, दिस इज योर क्लास, दिस इज आवर कंट्री। तो ये सब बिना नाउन के अधूरा है, ये सब के बाद एक नाउन चाहिए। ठीक है, ये सब के बाद ना हमेशा एक नाउन चाहिए, और जिसको नाउन चाहिए वो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ आता नहीं है, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो अगर जिसको नाउन की जरूरत हो रही है, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत थोड़ी है, प्रोनाउन तो नाउन के बदले यूज होता है, बट ये सबको नाउन की जरूरत हो रही है, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन चाहिए। बट दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स, दिस कंट्री इज दियर्स, ये सबको नाउन की जरूरत नहीं हो रही, तो ये नाउन लिख दिया था, इसको सुधार लेना, पोजेसिव प्रोनाउन। बोल भी नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है, ये सब प्रोनाउन है, क्योंकि इसको नाउन की जरूरत नहीं है। ये वाला सुधार लेना, मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पे प्रोनाउन लिखना। ठीक है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, तो ये सबको नाउन की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है, उसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसको नाउन की जरूरत बढ़ रही है, तो ये प्रोनाउन नहीं है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये इसको सुधार लीजिए। ठीक है, हाँ, जहां एडजेक्टिव आएगा उसके बाद तो नाउन लगेगा ही। प्रोनाउन लिख लीजिए। ओके, हाँ, अब देखो, अब ध्यान रखना है कि जब भी जीरेंड आ गया तो उसके पहले पोजेसिव केस लगाना, और जब भी पार्टिसिपल आ गया आईएनजी, तब उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस लगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव है और ये सब पोजेसिव है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यही चीज मैंने लिखा है। ठीक है, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस देखोगे। नाउन्स एंड, मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरेंड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ जीरेंड है, लेकिन मैंने पार्टिसिपल वाला भी लिखवा दिया। पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। अब मुझे बताओ कि यहाँ का आईएनजी क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाना मतलब पढ़ा दिया। कभी कभी आईएनजी वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब तो ये ऑक्सिलरी और मेन है, तो ये तो जीरेंड होगा, क्योंकि प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल तो आईएनजी नहीं होगा। यहाँ भी या तो जीरेंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ भी जीरेंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले तो आईएनजी को देखोगे ना कि वो आईएनजी है क्या। अगर जीरेंड है ये तो पोजेसिव लगा देना, अगर पार्टिसिपल है तो ऑब्जेक्टिव लगाना। बताओ कि क्या है। अच्छा, पहले आप लोग सेंटेंस नोट कर लो। ठीक है, आप लोग पहले सेंटेंस नोट कर लीजिए, चारों सेंटेंस को नोट करिए, उसके बाद बोर्ड पे ध्यान दीजिए।
जीरेंड के पहले पोजेसिव केस और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस। चारों सेंटेंस को नोट करके और फिर मुझे आंसर दीजिए। अरे नोट नहीं किया है तो लिख लीजिए ना। नाउन या प्रोनाउन जो जीरेंड के पहले आए पोजेसिव, ऊपर वाला तो लिखा है, फिर लिखिए नाउन एंड प्रोनाउन कमिंग बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो ऑब्जेक्टिव केस। लिख लिया है सबने? चलो बताओ पहला वाला क्या है? आई डोंट माइंड, मुझे उसके देर बाहर रह, इसकी हिंदी है मुझे उसके देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं है। तो चलो बताओ कि क्या है। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरेंड है, क्या है? ये स्टेइंग। आई, सबसे पहले इसको दो तीन तरीके से देखो, दो तीन तरीके से देखिए। आई डोंट माइंड, उसका देर बाहर रहना, ओके, मुझे परेशान नहीं करता है। मुझे उसके देर बाहर रहने या रहना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जीरेंड ना का सेंस आ रहा है, ठीक है। उसका देर बाहर रहना मुझे परेशान नहीं कर रहा है, या उसके देर बाहर रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है ये जीरेंड है। और चलो इसको कॉन्सेप्चुअली भी करते हैं। आई डोंट माइंड, मेरे को क्या चीज से परेशानी नहीं है, ओके, मेरे को क्या चीज से परेशानी नहीं है। क्या का जवाब आ रहा है वॉट, और वॉट का क्या चीज से परेशानी नहीं है, उसका देर बाहर रहने से। आई डोंट माइंड हिम नहीं है, उसको हिम से परेशानी नहीं हो रही, हिम से कोई एतराज नहीं हो रहा, हिम के बाहर रहने से। तो वॉट का जवाब आ रहा है, और वॉट का जवाब भी नाउन ही देता है, और नाउन ही जीरेंड है, ठीक है, नाउन ही जीरेंड है, ओके। और जीरेंड के पहले ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया और ये पोजेसिव हो गया, क्योंकि पोजेशन जो है ना हमेशा नाउन का बताया जाता है। मालिकाना अधिकार नाउन या प्रोनाउन का होता है, तो ये वाला नाउन है और नाउन का ही पोजेसिव केस बनता है, नाउन का हिज। ओके, मुझे क्या क्या से परेशानी नहीं है, उसके देर बाहर रहने से, या ना का सेंस आ रहा है, उसका देर बाहर रहना या रहने से। अब देखो, माय फादर अप्रिशिएट्स, मेरे फादर मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना यहाँ तक, माय फादर अप्रिशिएट्स मी, मेरे फादर मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे फादर मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, मेरे कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। योर फादर अप्रिशिएट्स व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है दूसरा, मेरे फादर को मेरा कड़ी मेहनत करना पसंद है, मेरे कड़ी मेहनत करने से उनको अच्छा लग रहा है। ना का सेंस आ रहा है, ना या ने का सेंस आए, इसका मतलब है कि ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है,
ये भी ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, ड्यू टू मी, ये तो बड़ा इजी है। ये ड्यू टू क्या है? ड्यू टू लगा, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ड्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना नाउन के रूप में, इसका मतलब है ये नाउन है और ये जीरेंड है। और जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पोजेसिव होता है। मी तो वो हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। माई, मेरा न्यू कमर होना मेरी गलती को माफ नहीं कर सकता है। अब आ जाओ, आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग। अब सब जगह तो मैंने वो सब लगाया था, प्रोनाउन नाउन के रूप में यूज किया था। मेरे को रोहन के देर बाहर, अपने दोस्तों के साथ देर बाहर रहने से ऐतराज नहीं। ठीक है, स्टेइंग यहाँ पे अगेन जीरेंड है और जीरेंड के पहले पोजेसिव चाहिए। तो पोजेसिव तो आप बना रहे हो, ही का हिज लगा दिया, आई का माई लगा दिया। ठीक है, ये सब लगा के बना रहे हो। तो यहाँ तो नाउन है, नाउन का पोजेसिव कैसे बनता है? नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते। तो यहाँ तो चलो आपने मी ऑब्जेक्टिव था तो माई बना दिया। ठीक है, यहाँ भी माई बना दिया, हिम हिज बना दिया। बट रोहन तो नाउन है, तो नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए बस अपोस्ट्रोफी लगा देना। रोहन्स, रोहन का देर बाहर रहने से मुझे कोई एतराज नहीं। अभी तो मैं सारा वो वाला दिया, पोजेसिव वाला। अब कुछ ऑब्जेक्टिव वाला भी करते हैं। ये जीरेंड क्यों लेता है, इसके पीछे लॉजिक मैंने बता दिया, पहला वाला का लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये पोजेसिव क्यों लेता है, पोजेशन नाउन का बताया जाता है और जीरेंड भी नाउन। चलो इतना हो गया। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, मैं अपना अलग से एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने लिखा आई सॉ हिम या हिज पार्किंग द कार। मैंने उन लोगों को पूरी रात गाते हुए सुना। तो ऊपर वाला तो जीरेंड दिया था, उसीलिए पहले मैंने बता दिया कि पता करना होगा ना कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी पार्टिसिपल है, तभी तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाओगे। यहाँ क्या है ये, यहाँ आपने पार्किंग को नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि आई सॉ वॉट, यहाँ वॉट का जवाब नहीं आ रहा, आई सॉ वॉट नहीं है। मैंने देखा उसे, और उसको क्या करते हुए, पार्किंग करते हुए। ठीक है, तो आई सॉ वॉट का जवाब मत हो, मैंने पार्किंग नहीं देखा, मैंने उसको देखा। फिर उस व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई जा रही कि हिम क्या कर रहा था, गाड़ी पार्क कर रहा था। और दूसरा देखो, यहाँ पे आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट और हिम हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जीरेंड का काम क्या होता है? जीरेंड का काम होता है नाउन का काम करना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। जीरेंड का यही काम होता है ना, जीरेंड नाउन होता है, वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ भी सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी जीरेंड है ही नहीं, क्योंकि जीरेंड होने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होता है या तो ऑब्जेक्ट। बट यहाँ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, सब्जेक्ट और ये जीरेंड नहीं है और आईएनजी है और मेन वर्ब तो नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये। इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस। और थोड़ा सा हिंदी करते हो ना
थोड़ा सा हिंदी करते हो। मैंने बोला था ना हुए का, मैंने हिम को गाड़ी पार्क करते हुए देखा, मैंने गाना गाते हुए सुना। हुए का सेंस है, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। ओके, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस। गाना गाते हुए सुना, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने किसको देखा? हिम को। अब हिम के बारे में विशेषता बताई जा रही, हिम को, क्योंकि पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है। हिम को पार्क करते हुए देखा, एडजेक्टिव है, हिम की विशेषता बता रही। देम को देखा, क्या करते हुए? गाना गाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। थोड़ा सा हिंदी वाला सेंस में भी जाओगे तो क्लियर हो जाए। आई हर्ड देम, मैंने सिंगिंग को नहीं सुना, मैंने उनको सुना गाते हुए। मैंने पार्किंग को नहीं देखा, मैंने देखा तो इस हिम को क्या करते हुए? गाड़ी पार्क करते हुए। तो ऑब्जेक्टिव लगा देना, जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल हो ऑब्जेक्टिव लगा देना, जहां पास्ट पार्टिसिपल हो, जहां पे जीरंड हो पोजेसिव लगा देना। कल मैं देखती हूँ, टाइम हो गया आज तो, पहले कॉपी कर लो। अब जीरंड कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट मंडे को ना, एक दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। गाते हुए सुना, फ्राइडे तक में मैं कोशिश करती हूँ वर्ब खत्म करने की। अठारह दिन का टॉपिक है वर्ब, महाभारत के युद्ध की तरह। इतना टाइम इसमें इसलिए लग रहा है ना, और कुछ भी हम अननेसेसरी नहीं पढ़ रहे, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में आता है। आज फिक्स प्रेपोजिशन मना किया था मैंने ना, होली के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टेस्ट नहीं बोला था। आज मैं नॉर्मल समुद्र मंथन का बैच 1 बजे पढ़ाऊंगी। जो मैंने लास्ट वर्ड पढ़ाया था आज मैं उसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो अब और भी जीरंड बचा हुआ है। ठीक है, जीरंड कोशिश करती हूँ कल खत्म करने का। जीरंड कल खत्म हो जाएगा ना, तो इन्फिनेटिव टाइम लेता है, इन्फिनेटिव मुझे टाइम देना होगा इसमें। 17 दिन में नहीं खत्म होगा, 18 दिन में खत्म होगा। इससे कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इससे कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलो यहीं तक रहने देते। आज तो यूट्यूब क्लास नहीं रखा है मैंने। 1 बजे समुद्र मंथन वाला बैच, और आज मैंने समुद्र मंथन में वो परज्योर वाला का टेस्ट बोला था ना, परज्योर करना मतलब ज्यूरी को धोखा दिया, धोखा मतलब उसका टेस्ट लूंगी। आज फिक्स प्रेपोजिशन नहीं। मैं आपकी क्लास जिस दिन नहीं होती है ना, ऐसा नहीं करना है अभिमान। आपकी क्लास जिस दिन नहीं होती है ना मैम, हम मिस करते हैं। भगवान से मनाइए ना कि जल्द से जल्द आपको मैम से छुटकारा मिले। ओके, कि मैम कुछ ऐसा हो ना कि जल्द से जल्द हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा दिन आपके बिना गुजरे। ऑफकोर्स आप मुझे ऑफिस से याद कर सकते हो, ऑफिस के सुबह सुबह 9:30 बजे जब आप जाओगे, आप याद करना, रे वो भी क्या दिन थे जब हम 9:30 बजे इन्फिनिटिव जीरेंड बोरिंग चैप्टर ना चाहते हुए भी पढ़ते थे। देखो कैसे बदल गया सारा चीज 1 साल में। आज हम अपने ऑफिस में बैठ के अपने कलीग्स के साथ मजे कर रहे हैं। ओके, तो टीचर के एडिक्टेड नहीं होना है। अभी कल नहीं परसों देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम राजस्थान जिसने एग्जाम निकाल लिया था, और वो बोला कि मैम प्लीज मेरे को कॉल करिएगा, तो मैंने उसको कॉल किया था। तो मुझे लग रहा है ना आधे घंटे बात हुई है, या आधे घंटे मतलब उस गर्ल से। और सैटरडे में भी फ्री थी, कोई क्लास नहीं थी। पहले तो उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने अपनी मम्मी से बात करवाया, फिर उन्होंने अपने पापा से बात करवाया, राजस्थान से थे। तो उन्होंने बोला कि मैं जयपुर तैयारी करने गई थी, फिर मैं वापस आ गई, फिर मैंने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया। तबीयत खराब लगने लगी तो मैं ऑनलाइन पेरेंट्स के साथ रह के क्लास लेने लगी। उसने बोला ना कि मैम मेरी मैथ्स शुरू से बहुत अच्छी थी। उसने एक लाइन बोला कि मैम कभी सोचा भी नहीं था ना कि मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होगा। इस माइंडसेट से ले आई थी वो, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मेरा कभी इंग्लिश सुधरेगा भी। ओके, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया है। इसने ये लाइन बोला।
ठीक है, और मेरे इंग्लिश में ना बहुत अच्छे नंबर आए थे प्री और मेंस दोनों में। तो मैंने बोला कि जब भी आप लाइफ में किसी से मिलना ना, तो आपको जिंदगी में एक एक्सपीरियंस मिला है ना, कि कभी कभी आप जिस चीज को लेकर इतना सरेंडर हो जाते हो ना कि मेरा नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेगा, और एक दिन वो आपका स्ट्रेंथ बन गया। और ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये हुआ तो आपकी वजह से। हो सकता है कि मेरा योगदान इतना है ना कि मैंने आपका उस सब्जेक्ट के प्रति, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डाल दिया है। ठीक है, किया मैंने कुछ भी नहीं, पढ़ा तो मैं सबको सेम ही रही हूँ, सबका थोड़ी इंप्रूव हो रहा है, कि मैंने आपको इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट डाल दिया। और एक बार आपका किसी चीज में इंटरेस्ट आ जाए ना, तो फिर ऐसा होगा ही नहीं कि वो सुधर जाए, मतलब गड़बड़ होगा, वो आपका हथियार बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो मैंने उसको बोला है कि लाइफ में आप कभी भी किसी से मिलो ना, और जो थोड़ा नेगेटिव है, दुखी, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, तो उसको ये सीख जरूर दो कि मैंने भी ऐसे ही लाइफ में बहुत बार सोचा था, ये तो एक छोटा सा सब्जेक्ट को लेकर है, और भी बहुत सारे जिसको आप इम्पॉसिबल समझते हो ना, एक दिन वो आपकी ताकत बन जाती है। उसमें अपना इंटरेस्ट ले आओ, उसको अपना हथियार बनाने की सोचो, हो जाएगा। हो जाएगा। राइट गाइडेंस या इंटरेस्ट डाल देना, मेरा काम है बच्चों का इंग्लिश में इंटरेस्ट डाल देना, उसके बाद पता है कि मेरा आधा काम हो जाएगा। ओके, दोनों काम हो जाएगा। फिर उसने बोला, मैंने बोला जरूर सिखाना कि लाइफ में कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं होता, बस थोड़ा सा अपने आप को एकजुट करके उसमें लगाना। फिर मम्मी से बात करवाया, मम्मी भी बहुत खुश है, भाई बेटी ने एग्जाम निकाल लिया, ठीक है, मम्मी भी खुश है। फिर पापा से बात करवाया, राजस्थान बुलाया भी है। पहले तो मैंने उन्हें मीटअप में इनवाइट किया, और दूसरी बात है, मैंने बोला देखो एसेट क्या होता है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एसेट क्या है ना, जब उनका बच्चा सेट हो जाए। ठीक है, तो बात हुई तो उनके एक भाई भी है, उनसे बड़े हैं, तो वो भी बच्चा सेट है। मैंने पूछा एसएससी में है, तो उन्होंने बोला नहीं मैम, उसने आईआईटी किया। एक बच्चा आईआईटी में सेट हो गया, इधर गर्ल को एसएससी में अच्छा पोस्ट मिल गया। तो पेरेंट्स की असली संपत्ति यही है ना, नहीं तो जितनी भी संपत्ति रख लो ना, अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है सब बेकार। एक बच्चा ये निकाल लिया, दूसरा है, अब वो लोग प्राउड पेरेंट्स है, निश्चिंत है। ओके, दे आर प्राउड पेरेंट्स। तो आप करिए मेहनत, इम्पॉसिबल चीजें भी, अभी भी जिसके मन में लग रहा है ना कि इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल चीज वही तोड़ होता है ना, जैसे मुझे, मतलब क्या बोले, मुझे कोई बोले कि हिमालय पे मैम आपको ट्रैकिंग करके जाना है, तो मैं बोलूंगी अरे नहीं यार, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है थोड़ा सा। लेकिन इंग्लिश का पेपर इतना इजी है, ठीक है, आजकल लेवल भी इजी आ रहा है, तो ये ना इजी चीजों को इम्पॉसिबल नहीं बताना। ठीक है, मैं इजी बोल रही हूँ, आपके लिए ये बहुत टफ है, लेकिन इस पर मेहनत करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब इतनी मेहनत भी करते हैं ना, लगता है अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत मेरे रीच से बाहर है। तो पेरेंट्स को ये खुशी दीजिए ना, जब उनके फोन पे, जब उनके मम्मी पापा से मैं बात कर रही थी, जब मैं फोन पे, मतलब उनकी खुशी को आई कैन फील, उनके अंदर जो खुशी थी, दोनों बच्चे सेट हो गए हैं, तो मैं फील कर रही कितने निश्चिंत हो गए हैं, दे आर प्राउड। तो ये मौका अपने पेरेंट्स को दीजिए। ठीक है, हाँ, इम्पॉसिबल वर्ड में भी पॉसिबल लिखा है, ये तो बहुत सारा आता है, लेकिन करना होगा ना। जैसे मीम्स वगैरह भी आते हैं, तो उसमें आता है ना, आई एम पॉसिबल। तो काइंडली ये मौका अपने पेरेंट्स को लाइफ में दीजिए कि वो खुश हों। ठीक है, उसके बाद तो जो आप कर रहे हो लाइफ में, अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और काइंडली 10 टीचर को फॉलो मत करिए। क्या बोलूं मैं, बच्चा हमारा, जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं ना, और बच्चे हल्ला कर रहे हैं, आप सिलेक्शन का डाले जा रहे हो अपने यूट्यूब इसमें कम्युनिटी पोस्ट में, आप स्कैम की बात नहीं कर रहे। अरे हम लोग का कम्युनिटी पोस्ट ना, जिस दिन वो आया था ना रिजल्ट, उसी दिन से शेड्यूल रहता है। होली की छुट्टी थी ना, तो थर्सडे से ही शेड्यूल कर दिया जाता है, वो अपने आप जाते रहता है, फ्राइडे भी अपने आप जा रहा है, वो सब। ठीक है, और एक ही टीचर को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त को जो अच्छा लग रहा है ना, वो आपके लिए भी सूटेबल हो। एक ही टीचर को शुरू से अंत तक फॉलो करिए, सब सेम पढ़ाते हैं, सब सेम पढ़ाते हैं। उस टीचर से थोड़ा सा खास जुड़ जाइए जो प्रैक्टिस बहुत करवा रहे हैं, और खुद अपने एंड से भी प्रैक्टिस करिए, अपने एंड से भी प्रैक्टिस करना है। हर टीचर बेस्ट है, गड़बड़ी आप ही लोगों में है। चलो कल मिलते हैं।